अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, ताकत सिर्फ फौजी साजो सामान का नाम नहीं, ये हौसले, नज़्म ज़ब्त और पेशा वराना महारत का मजमुआ होता है। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को अमली मैदान में जन्नाटेदार जवाब दिया, बल्कि आलमी फोरम्स पर भी वो सच नुमाया कर दिया जिसे दहाइयों से झुटलाया जाता रहा। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत के बयानात में यह हकीकत खुलकर सामने आई कि सिर्फ 4 दिनों में दुश्मन की जारहियत को खाक में मिलाना वो कारनामा है जिस पर अमरीकी कांग्रेस ने भी तस्दीकी मुहर लगा दी है। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत की बौखलाहट काबिले दीद है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना, झूठे बयानिए खड़े करना और पाकिस्तान पर चीनी टेक्नोलॉजी के गैर हकीकी इल्जामात लगाना, इस सब को आलमी बरादरी ने वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया है। आलमी जरीदा TRT ने भारत के इस मनफी प्रोपेगंडे को बेनकाब करके साबित कर दिया है कि दिल्ली की तरजीहात सच नहीं, बयानियां साजी हैं। अफगानिस्तान में बैठे वो अनासिर जो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के ख्वाब देखते रहे, इस जंग में भी बुरी तरह बेनकाब हुए और सरहद पार से फैलाया जाने वाला खौफ, दहशत और प्रोपेगंडा सब जमीनी हकाइक के सामने रेजा रेजा हो गया। प्रोग्राम के आगाज में पहले टॉपिक में हम इसी को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वतन अजीज की सियासत की भी। नाज़रीन, 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद 28वीं तरमीम की बाज़गश्त गूंज रही है, मगर इस शोर में सबसे नुमाया बात यह है कि ऑपोजिशन आज भी नारों, वॉकआउट और शोर शराबे के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकी। जहां हुकूमत तेजी से आईनी इस्लाहात के रास्ते पर बढ़ रही है, वहीं ऑपोजिशन अपनी ही सफ़ों में इंतशार, खाली नारों और गैर संजीदा हुकूमत अमली का शिकार नजर आती है। यहाँ ये सवाल तो करना बनता है कि क्या ऑपोजिशन का किरदार सिर्फ कैमरों के सामने शोर मचाना ही रह गया है? इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बात करें हुकूमती इत्तेहादियों की तो MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। 18वीं आईनी तरमीम, जिसे कभी सूबाई खुद मुख्तारी का तारीखी संगे मील करार दिया गया था, आज एक नई सियासी कशमकश का मरकज बन चुकी है। सिंध में MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने खड़ी हैं और सवाल यह है कि सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर कराची को मुसलसल नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। MQM का मौकिफ है कि 18वीं तरमीम का गलत इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी ने मकामी हुकूमतों को बेख्तियार, माली वसाइल को महदूद और शहरी इलाकों को इंतजामी तौर पर यरगमाल बना रखा है, जबकि पीपल्स पार्टी ये तासुर दे रही है कि 18वीं तरमीम पर तनकीद दरअसल सूबाई हुकूक पर हमला है। इस सारे मामले पर सवाल ये नहीं है कि 18वीं तरमीम दुरुस्त है या गलत, सवाल ये है कि इसका फ़ायदा आवाम को मिल रहा है या सियासी इजारादारी को इसका फ़ायदा मिल रहा है। नाज़रीन, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मसूद रज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और माजिद निज़ामी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आमिर खाकवानी साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। पाकिस्तान की शानदार अस्करी कामयाबी, हमारी अस्करी कारकर्दगी, हमारी बरतरी, अमरीकी कांग्रेस ने भी अब इसकी तस्दीक कर दी है और सर, भारत इस वक्त जिस बौखलाहट का शिकार है वो दुनिया के सामने इसका चेहरा बेनकाब भी हो चुका है और आयां भी हो चुका है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहते हैं। और ये अमरीकी कांग्रेस की ये जो रिपोर्ट वहाँ पेश की गई है, ये इस लिहाज से अहम है कि ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने या किसी एक शख्स ने कोई बात कह दी या उनको, या जिस तरह इंडिया में तासुर दिया जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप बात बात ऐसी गैर नॉन सीरियस बात भी कर देते हैं। ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है और उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए गए वो ज़ाहिर है इंडिया के लिए बहुत एक रुसवाई का बहस है, हजीमत का बहस है। और पाकिस्तान ने जो शानदार फतह हासिल की अस्करी हवाले से, जो एक बहुत वाज़े एज मिला पाकिस्तान को, और उसमें इस रिपोर्ट में जिक्र भी किया गया है कि भाई इंडियन एयरफोर्स जिस तरह की वीकनेसेस नजर आई हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, और इवन इंडियन डिफेंस एनालिस्ट भी अभी सारी बातें कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब तो इस बारे में, तो ये ऑपरेशन संदूर 1 जो जिसे वो कहते थे, एक नाम निहाद ऑपरेशन, उसकी नाकामी में और बुरी और बदतरीन नाकामी में तो और कोई यानी कोई चीज बाकी रह नहीं गई। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त निकला, और पाकिस्तानी मीडिया का भी उस जंग में, मई की जंग में जिस तरह हमारे लोगों ने जिम्मेदाराना मुजाहरा किया, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया, तो उस पे एक मोहर तस्दीक लगी है। तो मेरा तो ख्याल है कि चीजें बहुत दिलचस्प हुई और इंडियंस के लिए एक बहुत ही एक परेशान कुन और शर्मिंदा करने वाली पोजीशन बनी है। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, ये बात पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट जो हम सब ने पढ़ी है, ये रिपोर्ट वाज़े तौर पर और चीख चीख कर भारत का जो चेहरा है उसको बेनकाब कर रही है। ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि हमने अस्करी मैदान हो या सिफारती मैदान हो या मीडिया वॉर हो, तीनों मैदानों में तीनों महाजों पर हमने कामयाबी हासिल कर ली है?
जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि पुलवामा वाक़े के बाद जो पाकिस्तान और भारत में जंगी कशीदगी हुई थी, हम्म। उसमें पाकिस्तान की जानिब से एहतियात और मुफ़ाहमत पर ज़ोर दिया गया था। शायद उससे कहीं ये तासुर ले लिया गया था कि आने वाले दिनों में कभी कोई इस तरह का वाक़या होगा तो शायद उस तरह का रिस्पॉन्स ना आए। हम्म। इसलिए इस मफ़रूज़े को बिल्कुल गलत साबित किया गया और जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की गई और उसके फिर फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी सामने आए हम्म। और फिर बैनुल-अक़वामी तौर पर तमाम इदारों ने और ममालिक ने इस चीज़ को तस्लीम भी किया। तो उससे पता चलता है कि कभी-कभी आलमी महाज़ पर जो इश्यूज़ होते हैं उसमें असेसमेंट हम्म। की जो गलती होती है वो कई दफ़ा भारी भी पड़ जाती है और हम्म। इंडिया को यही कुछ जो है वो देखने को मिला हम्म। कि कहीं न कहीं वो एक ऐसी असेसमेंट कर रहे थे कि जो उनके ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ मैच नहीं कर रही थी। हम्म। तो इसमें जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ फिर बड़ी इम्पोर्टेंट लगती है कि जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ से हम्म। आँख चुराते हैं और कुछ ऐसी ख़याली दुनिया बसा लेते हैं तो हम्म। उसके बाद आपको बहरहाल नुकसान उठाना पड़ता है। हम्म। और मई के वाक़यात के अंदर डेफ़िनिटली ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि यहाँ पर जो भी जंगी कशीदगी हुई और जिस तरह से फिर उसे रोका गया, हम्म। उस सारे मामले के अंदर इंडिया वो नुकसान उठा चुका था जिसकी वो हम्म। तवक्को नहीं कर रहा। हम्म। अच्छा खाक़ानी साहब, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने जो अपने इक्विपमेंट मंगवाए हुए थे वो जहाँ से भी अपने जंगी हथियार लेता था ये कहता था कि पाकिस्तान को आपने ये नहीं देने, लेकिन पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए भारत को वो जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह रहे हैं कि 4 रोज़ा जंग में हमने भारतीय फ़ौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अमरीकी कांग्रेस ने भी अब इस पर मोहर लगा दी है। सर, अब हम देख रहे हैं कि जो भारतीय अस्करी क़यादत है वो इतनी बौखलाहट का शिकार है, ऐसी बातें कर रही है कि हंसी आती है उनकी बातों पे। आप ठीक कह रहे हैं और इसमें दिलचस्प बात है कि पॉलिटिकल लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो ज्यादा बयानात मीडिया में देते भी रहते हैं और बुलंद बाजू का दावे भी करते रहते हैं, लेकिन मिलिट्री के लोगों को, जो फौजी लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो बयानात के बजाय अपनी परफॉर्मेंस और अपने एक्शन से अपनी साबित करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि इंडियन आर्मी चीफ, अच्छा माजी में भी देखा तो उनके ऐसे आए हैं कि जो इस तरह के बयान देते रहे हैं, और अब जिस तरह एयरफोर्स के चीफ के भी उनकी जो बयान थे वो सारे मुझे का खेज हैं। बात ये है कि आप अगर कुछ परफॉर्म, अगर आपके पास कुछ है तो उसे साबित करें ना। अब जब मौका आए तो उस वक्त आप कुछ कर नहीं सके और अब बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, और बल्कि मैं भी देख रहा था, कल ही देख रहा था, एक क्लिप था कि इंडियन मारूफ डिफेंस के उनके एक्सपर्ट है सरानी, तो वो उसमें भी उन्होंने भी यही मशवरा दिया है, अपने ही इंडियन जनरल को ये मशवरा दिया है कि आप इस तरह की बातें करने के बजाय आप अपने काम पे और अपनी जो प्रोफेशनल कमजोरियां सामने आई हैं उस पे बेहतर करने को, उनको दुरुस्त करें, तवज्जो दें। तो मेरा ख्याल है कि यही उनके लिए मशवरा बनता है। पहली बात तो ये है कि इनको चाहिए खित्ते में अमन कायम होना चाहिए। अमन कायम, इंडिया एक पे ने ही इस चीजों को डिस्टर्ब करके चीजें बढ़ाने की कोशिश कर, और हम देखते ही है कि कोई भी वहाँ वाकया होता है बगैर किसी उसके तरद्दुद के, बगैर किसी तहकीक के या किसी नाम निहाद तहकीक के बाद वो फौरी तौर पर इल्जाम पाकिस्तान में लगा के इस पूरे खित्ते को एक डिस्टर्ब कर देते। तो उसके बजाय उनको एक अमन कायम करने की कोशिश करनी चाहिए, हालात को एक नॉर्मलाइज लेकिन करने की कोशिश इस बार हम ये कहेंगे कि को पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की तायीद दूसरे ममालिक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं मसूद रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मसूद साहब, ना सिर्फ अमरीकी कांग्रेस, उसने तस्दीक की है पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी की, इसके साथ साथ आलमी जरीदा TRT ने भी भारत के मनफी प्रोपेगंडे को बेनकाब कर दिया है। सर, आलमी फोरम्स हों, आलमी रिपोर्ट्स हों, भारत की हकीकत को अयां कर रही हैं, ऑल्दो भारत उसको भी डिनाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहाँ स्टैंड कर रहा है भारत इस वक्त? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारत का डिनाइल उसके सिर्फ अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक है और पूरी दुनिया ये मान चुकी है। और जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी को छेड़ रहे हैं, उन्होंने तो एक चिड़ बना ली है मोदी की, जहां पर भी खड़े होते हैं वो 8 जहाज तक पहुंच गए। तो ये पाकिस्तान ने उनको नुकसान पहुंचाया है और 3-4 घंटे की जंग में ये नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा भारत ने भरपूर कोशिश की, इस जो ये पूरा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम का, उससे पहले भारत ने अपने तौर पर बड़ी तैयारियां की थी कि उसने रफाल खरीद लिया, उसने S-4 खरीद लिया,
और अब उसने कुछ ऐसे प्लानिंग कर ली कि पाकिस्तान को वो कोई ऐसा जवाब देगा जिसमें उसको 2019 वाली शिकस्त का जवाब होगा, तो वो नहीं कर पाया इसको। और इसको ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इस पे बात हो रही है, हर मुल्क तस्लीम कर चुका है। चाइना में जश्न का समा है, अरब ममालिक जो है उन्होंने, वहां की अवाम ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफें की हैं और उन्होंने एक जश्न मनाया है, तुर्की ने किया है, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपने आप को मनवा लिया है। तो भारत की तरफ से जो भी बात हो रही है, चाहे उनकी फौज कर रही हो, चाहे उनके सियासी लोग कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या अपनी अंदर अपने लोगों में अपनी साख बहाल करने की एक नाकाम कोशिश है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सही। माजिद निज़ामी साहब, अब सवाल यहाँ पे ये है कि भारत क्या अपनी घिसी पिटी पॉलिटिक्स और अपने रवैये से बाहर निकल पाएगा? क्योंकि इसी रवैये की वजह से भारत को बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। अगर हम बिहार इंतखाबात की बात करें, हमने देखा है कि भारत में कोई भी इंतखाब होता है, कोई भी अहम कोई मौका होता है, तो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके सिंपैथीज लेने की लोगों की कोशिश की जाती है। सर, बिहार इंतखाबात को आप इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो एक अक्सर मुख्तलिफ होती है, और इंटरनेशनल पॉलिसीज जब वो बनाते हैं तो उसके अंदर इन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। और कोई भी मुल्क जो इन दोनों चीजों का तवाजुन बरकरार नहीं रख पाता, फिर उसे बहरहाल बैनुल अक़वामी महाज पर एक हजीमत का और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल इन सारी चीजों से सीखते हुए रीअलाइन करना चाहिए, रीथॉट करना चाहिए चीजों को, और देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ऐसे नकाइस हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसे झूठ बोले गए हैं कि जिनकी बुनियाद पर उन्हें इस शर्मिंदगी का सामना हुआ है। क्योंकि 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए तो इस तरह से मुख्तलिफ झूठों का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन एक तवील मुद्दत पॉलिसी के अंदर जब झूठ एज ए पॉलिसी मौजूद हो तो फिर अक़वाम आलम उसके ऊपर यकीन नहीं करती। तो ये वो बुनियादी फलसफा है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा ख्याल है कि समझना चाहिए, और इंडिया को इस वक्त इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी उस एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर चल रहे हैं कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी हमारा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसका एक फेज 2 भी होगा। और पहले भी जो उन्होंने जंग लड़ी है या जंगी कशीदगी हुई है, उसके अंदर भी उन्होंने अपने अवाम के साथ सच नहीं बोला। तो जब इस बेस के ऊपर आप अपना एक नैरेटिव लेके चलेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्वेश्चंस भी होंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी को भी लोग जो है वो क्वेश्चन करेंगे और कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये समझना कि जी को ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा या उसका एक नया फेज आएगा, अगर वो इसी तरह के एक फॉल्स नैरेटिव की बेस के ऊपर किया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा या वो अपने अवाम को डोमेस्टिक लेवल के ऊपर मुतमईन कर सकेंगे। ये बात दुरुस्त है कि आप कुछ वक्त के लिए तो ये मामला कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप इस मामले को लेके सस्टेन कर सकते हैं, सस्टेन नहीं किया जा सकता। ठीक है। खौकानी साहब, अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जो सिफारती महाज पर कामयाबी है उस हवाले से। हमने देखा कि अस्करी मैदान में तो हमने भरपूर कामयाबी हासिल की, लेकिन सर आपको लगता है कि सिफारती महाज पे भी जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल कारगर साबित हुई? पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह से हम सिफारती लिहाज से एक्टिव हुए, ये भी वजह है कि अब आलमी इदारे भी हमें सेकंड कर रहे हैं और हमारे बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में बाद वक़्त हम अपनी सफारती पॉलिसियों पर क्रिटिसाइज करते हैं, हमें लगता है कि शायद फलां मौके पे ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। लेकिन ये जो जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा किया है, इस मामले में मुझे लगता है हमारी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अच्छी एक्टिव रही है और हमारे साथ लोगों ने साथ दिया है। मेरा ख्याल है इस वजह ये थी शायद हमारा स्टैंड, हमारा एक असूली मौक़िफ़ हमारा मजबूत था, मौक़िफ़ ठीक था हमारा, एक असूली स्टैंड था। क्योंकि आप देखें ना, इंडिया के साथ उनके सिवाय इसराइल के किसी भी काबिल ज़िक्र मुल्क ने उनकी हमायत नहीं की, जबकि पाकिस्तान के कई मुल्कों ने खुल के हमायत की। सुपर पावर्स में भी बेसिकली बाद में पाकिस्तान की तरफ भी एक तरह से। हाँ, कौन सब ये पासा पलटा कैसे? वो पॉइंट क्या था जिसपे ये पासा पलटा? सॉरी, आपने मुझसे सवाल किया? जी मैं रिपीट करेंगे। मैं खाकवानी साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये पासा पलटा कैसे? एक तरफ हम देख रहे थे कि हम बहुत पीछे थे और पूरी दुनिया जो है वो इंडिया की सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एकदम से क्या हुआ कि भारत जो है वो तन्हा रह गया और अभी भी उसी आइसोलेशन का शिकार नजर आता है? देखिए, वो जो सदियों पुरानी वो दानिश है जो कहती है ना कि जिसकी जो ताकत होती है वो ताकत अपने आप बनवाती है। हम अगर अस्करी तौर पे अगर मजबूत साबित ना होते, हम इस जंग में
अच्छा परफॉर्म ना करते तो मेरा ख्याल है दुनिया भी हमारी तरफ तवज्जो ना करती। सीधी सी बात है। ठीक है। हमारे लोगों ने, हमारी अफवाज ने, हमारे प्रोफेशनल्स ने, जो हमारे खासतौर पे एयरफोर्स में, आर्मी में, आईटी के हवाले से, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हवाले से, हमारे मिसाइल सिस्टम के हवाले से एक गैर मामूली एक कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। सही। तो मेरा ख्याल है उसने ही दुनिया को हमें ये जो लोग हमें इजी ले रहे थे, सबने हमें सीरियस लिया। और उनको लगा कि ये एक अहम ताकत है, उसके पास एक अस्करी भी सलाहियत मौजूद है सही। और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, मुखालिफ को हमने शिकस्त गुजार के। मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा फैक्टर तो ये है कि हम उस जंग में अच्छा परफॉर्म। अच्छा, दूसरा फैक्टर मैं मसूद से जानना चाहूंगी। मसूद, क्या आपको लगता है कि मार्का की कामयाबी में हमारी अस्करी और सियासी क़यादत का एक पेश पे भी होना एक अहम रोल प्ले किया है इसने भी? देखिए, जो अस्करी मामलात हमारे हैं ना, तो कोई भी हुकूमत होती और कैसे भी हालात होते, तो हमने परफॉर्म ऐसे ही करना था जो हमारी तैयारी थी। और इसका क्रेडिट अगर कोई भी हुकूमत लेने की कोशिश करे, चाहे वो अभिनंदन वाला मामला हो, चाहे वो ये मई की जंग हो, तो मैं नहीं समझता कि इसमें ये तफरीक हमें करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहाँ निजाम है उसमें मैं एक ओवरऑल मसूद बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि इस तरह के बड़े महाज जो हैं वो आपको लगता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो सियासी और अस्करी क़यादत के बीच और एक पेश पे हो और सपोर्ट करती हुई नजर आए और पूरी कौम यकजान हो, तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं? जी, तो हुकूमत की बात नहीं, इसमें कौम की बात है कि पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी हो। तो हुकूमत तो जो भी होगी वो जाहिर सी बात है अफवाज के साथ भी होगी। वो रियासत का एक सुकून है मुसल्लह अफवाज, तो उनके साथ उसका खड़े ना होना तो एक बड़े अचंभे की बात है। तो पूरी कौम हमेशा, जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया है, तो पाकिस्तान के नाम पर हमेशा कौम यकजा हुई है। और इस दफा भी पाकिस्तानी की कौम यकजा थी और इसका इम्पैक्ट होता है अगर अवाम की ताईद हासिल ना हो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, और एक मजबूत नैरेटिव ना हो, जिसकी कमी भारत के पास थी। भारत के पास कोई नैरेटिव नहीं था। वो किस लिए जंग कर रहे थे? वो जो बात कह रहे थे वो झूठ थी, वो खुद भी जानते थे, उनकी आवाम भी उसे तस्लीम नहीं कर रही थी। तो उनकी यहाँ नैरेटिव भी नहीं था, उनकी एक्सपर्टीज भी नहीं थी, उनकी कोई मजेदार प्लानिंग भी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के पास ये सब कुछ मौजूद था। इसीलिए पाकिस्तान ने उनको धूल भी चढ़ाई और फिर जो कामयाबियां पाकिस्तान को मिली। अभी आप सिफारती सतह पे जो बात कर रही थी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर हम वीक साबित होते उस दिन, दुनिया हमारी तरफ तवज्जो नहीं करती। हम मजबूत साबित हुए, लेकिन असल बात यह कि उसके बाद हमने क्या किया। उसके बाद हमने जो अपने अंदर हमें चीजें ठीक करनी थी कि हम उस तरफ गए। असल कामयाबी तो हमारी वो है। आज जो IMF की रिपोर्ट कह रही है, तो जरा उस तरफ भी नजर कीजिए। जब हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में निजाम कि ये जो निजाम है इसको तब्दील होने की जरूरत है, गवर्नेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है, हुकूमती अखराजात कम करने की जरूरत है, हमें माशी तरक्की चाहिए। मसूद, मुल्की सियासत पे भी हम नेक्स्ट राउंड पे बात करने वाले हैं, यकीनन इस पे हम बात करेंगे, बड़ी ज़रूरी है। माजिद निज़ामी साहब, अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्रेडिट लेते हैं पाक भारत जंग को रुकवाने का, और उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि एक बार फिर से पाक भारत जंग शुरू होने वाली थी, लेकिन मैंने फिर उसको रुकवाया। उन्होंने कहा कि मैंने पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। ये कौन सी जंग है जो दोबारा किस वक्त शुरू होने वाली थी, निजामी साहब? जी बिल्कुल, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं, और उसमें जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि इंडियन साइड से इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की गई और इसे मुकम्मल इस पर खामोशी इख्तियार की गई है, जिससे ये सारा के सारा मामला जो है मजीद इसमें शक आ जाता है और ये शक इंडिया को ही नुकसान पहुंचाता है। होना तो ये चाहिए था कि इस सारे मामले के अंदर जिस तरह पाकिस्तान इसको टेकअप कर रहा है और इसको मान रहा है और इसके अंदर अपनी साइड से डिटेल्स शेयर कर रहा है, इसी तरह होना तो ये चाहिए था कि इंडिया की जानिब से भी असूलन इस चीज के ऊपर अपना मौकफ रखा जाता। जब वहां से ये मौकफ सामने नहीं आ रहा, तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की, चूंकि उससे पहले भी कुछ नाराजगी थी, तो वो उस पे जल्दी के तेल का काम किया है और इसी वजह से वो बार बार इंडिया को निशाना बना रहे हैं। अच्छा निजामी साहब, जो पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट है उस पर भी बात कर लेते हैं। अब ये भी भारतीय गठजोड़ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। आपको लगता है कि दोबारा भारत ये दोबारा कोशिशें करेगा अफगानिस्तान के थ्रू उसे प्रॉक्सी बनाकर पाकिस्तान पर अटैक करने की? देखिए, अफगानिस्तान का मामला एक अक्सर मुख्तलिफ मामला है और उसके अंदर पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी मजीद बेहतर करने की जरूरत है। उसकी वजह यह कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि दोनों बॉर्डर्स के ऊपर हमें मुश्किलात का सामना हो, और हमने तकरीबन 20 से 25 साल की पॉलिसी के बाद
जब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई है तो ऐसे लग रहा था कि शायद अब एक बॉर्डर जो है वो हमारे लिए पुरसकून होगा। तो उस मामले के अंदर पाकिस्तान को सफारती तौर पे और अमली तौर पे इस चीज की कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर इंडिया की पेनिट्रेशन कम से कम हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक और वॉर ऑन टेरर में जाएं, या एक तरफ हमें ऑपरेशन सिंदूर 2 का खतरा हो तो दूसरी तरफ जो मगरबी सरहद है उसके ऊपर भी हमें परेशानी का सामना हो। तो इसमें पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि ज्यादा एफर्ट पुट करने की जरूरत है कि वहां पर इंडियन इन्फ्लुएंस का जो परसेंटेज है उसे मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है निज़ामी साहब, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो नाज़रीन हम वतन अजीज़ की सियासत की बात करेंगे। मौसम तो सर्द है लेकिन सी गर्मा गर्मी अरूज पर चल रही है। क्या हो रहा है जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 27वीं तरमीम के बाद अब र्यूमर्स और बातें और बाज़गश्त है 28वीं आइनी तरमीम की। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अपोजिशन का किरदार क्या रहा, क्या है और क्या होगा आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि सिर्फ नारेबाजी की गई, वॉकआउट किया गया, लेकिन अपोजिशन को जो रोल प्ले करना चाहिए वो मिसिंग नज़र आया। पैनल के सामने यही सवाल रखना चाहूँगी। खाकवानी साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, शोर शराबा और नारेबाजी करना, एहतजाज इस तरह से करके वॉकआउट कर देना, क्या ये काफ़ी होता है अपोजिशन के लिए, और क्या इसी तरह से किरदार रहेगा और 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आ जाएगी? देखें, ये आपने सवाल बड़ा अहम इंटरेस्टिंग किया कि अपोजिशन को अपना किरदार अपना बेहतर करना चाहिए। 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की अभी तक सिर्फ बात हो रही है, उसकी क्या खतोखाल होते हैं, क्या चीजें होती है। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ में खासतौर पर जिनकी अपोजिशन से मुराद वही है, वही मेन जमात, बाकी तो JUI है, फजल रहमान ग्रुप, लेकिन वो ज़ाहिर है उस तरह नहीं खुल के सामने। तहरीक इंसाफ के अपनी सफ़ों में कंफ्यूजन है और उनके मसाइल चल रहे हैं। और सबसे बड़ा उनके प्रॉब्लम ये है कि मेरा ख्याल है लोगों को, उनके कारकुनों को भी ये समझ नहीं आ रही किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना ट्रस्ट करें। कि जो भी उनका लीडर सामने आता है, उभरता है, नुमाया होता है, उस पर इल्जामात और बातें होनी शुरू हो जाती हैं। अपने अंदर काफी सारे इशूज हैं। यही वजह है कि वो सियासी तौर पे पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी एक्टिव रोल अदा नहीं कर पा रहे, और ना ही वो कोई ज्यादा जिसे कहना चाहिए कि अभी बीच में उन्होंने ये किया, महमूद खान चकजई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए भी उन्होंने नॉमिनेट भी किया और ऐलान भी किया कि हम ये करेंगे, एहतजाज पॉलिटिकल करेंगे, लेकिन चीजें सामने नहीं आ रही। अब ये तो अपनी जगह एक है बात जिसपे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर 28वीं तरमीम अगर कोई आनी है तो जिस तरह 27वीं तरमीम उजलत में मंजूर हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि आइन में अमेंडमेंट एक बहुत बड़ा एक मामला होता है, मामला होता है, तो उस पर एक बड़ी डिबेट होनी चाहिए, बड़ी गुफ्तगू होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर ही। एक प्रॉपर उस पर डिस्कशन और एक लंबा कुछ दिन और ले लेनी चाहिए, लेकिन अच्छी डिबेट होनी चाहिए। अपोजिशन की नालायकी, अपनी कमजोरी अपनी जगह, लेकिन जो हुकूमत में जिम्मेदारियां आयद होती हैं उसमें यह है कि जब आपकी आइन में तरमीम करने जैसे एक्ट में आते जाते रहते हैं, जो वो भी ज़ाहिर अहम है, लेकिन जो आइनी तरमीम होती है तो आपने बाकायदा आइन को आप बदल रहे होते हैं, उसमें चीजें इजाफा कर रहे होते हैं, अहम तब्दीलियां कर रहे होते हैं, तो उससे पहले एक नेशनल लेवल पे डिबेट होनी चाहिए। वो मेरे ख्याल हुकूमत को भी करनी चाहिए, और फिर अपोजिशन को भी उसमें इसका हिस्सा बनना चाहिए, बजाय वॉकआउट करने के या कमेटियों से बाहर निकलने के बजाय उसमें भरपूर तरीके से दिलचस्पी लें और शामिल हों और तजावीज दें, और जो भी बात करनी है एक मुकालमे से एक जो जमहूरी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है मंसूर साहब, अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, नाम तो बड़ा तवील है और बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन आपको लगता है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, या ये किरदार जो अपोजिशन ने अदा किया ये एक्चुअल में इन्होंने हेल्प आउट किया हुकूमत को? देखिए, अपोजिशन जो है ना वो एक बहुत बुरे फेज से गुजर रही है, इसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। और हुकूमत अगर रूल ऑफ बिजनेस में और पार्लियामेंट के अंदर वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो ये हुकूमत को देखना चाहिए। अगर उन्होंने अपोजिशन ने अपना एक बंदा नामजद किया है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, तो हुकूमत को क्या हक पहुंचता है कि वो कहे कि हम इसे तस्लीम नहीं करते। अगर वो मेंबर पार्लियामेंट है और वो ऑपोजिशन ने उसको नामजद किया तो कबूल कर लेना चाहिए स्पीकर को, लेकिन स्पीकर साहब ना कबूल कर रहे हैं, और अब तो हुकूमत ने बाकायदा खत लिख दिया है। इसी तरह जिस तरह की गिरफ्तारियां हैं, जिस तरह के एक जबर का माहौल जिसकी बात ऑपोजिशन करती है, या उनकी क़यादत जो जेल में है, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद का ही मैं एक नाम ले लूं, तो इस तरह के लोग जब पूरी उनकी टॉप ब्रास गायब है
और फिर वो जो लोग सामने आ रहे हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, लोगों का उन पे एतबार भी नहीं है, उसके बावजूद भी एक पार्टी खड़ी हुई है और वो चल रही है जैसे तैसे। तो ये तो उस पार्टी का ही दमखम है कि इतने बुरे हालात में भी वो चल रही है। हुकूमत पे असल जिम्मेदारी आयद होती है। देखिए हमने अभी बात की कि 28वीं तरमीम आए तो उस पर बहस होनी चाहिए, तो 26वीं तरमीम पे नहीं हुई, 27वीं तरमीम पर नहीं हुई, 29वीं तरमीमें पास हुई। इसमें कुछ तरमीमें बहुत जरूरी थी, कुछ तरमीमें गैर जरूरी थी। अब अगर ऑपोजिशन ये हुकूमत कहती है कि ये हमने जुडिशियल एक्टिविज्म को कंट्रोल कर लिया है, तो आप उनसे सिर्फ अगर एक सवाल करें कि ये आपने कैसे कंट्रोल किया, तो उनके पास जवाब नहीं होता। क्योंकि जब वो जवाब देते हैं तो फिर सामने समझ में ये आता है कि जी सियासी असर रसूख बढ़ गया अदलिया के अंदर। तो ये अदलिया की जो आजादी है उसके बुनियादी उसूल से मुतसादिम है ये बात। तो इस तरह की तरमीम जब हुकूमत कर रही हो, इस तरह से हाउस को चला रही हो, ऑपोजिशन को कोई किरदार अदा करने दिया नहीं जा रहा हो, एक सीएम है वो अपनी क़यादत से मिलना चाहता है, वो उसको मुलाकात करने की आप इजाजत ना दे रहे हो, कोई जलसा करने की इजाजत ना, तो तलखियां दोनों तरफ है। दोनों तरफ को बहुत पहले ये करना चाहिए था कि कुछ 2-2 4-4 कदम पीछे हटते, अपनी अनाओं को छोड़ते, बैठते, बात करते। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी बात करें। बहरहाल हुकूमत चलाने के लिए ऑपोजिशन के किरदार बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत के किरदार की है। तो जो भी मुल्क लूज करेगा, जो भी गेन करेगा, उसकी जिम्मेदार ऑपोजिशन होल सोल नहीं होगी, सबसे बड़ी जिम्मेदार सही। चलें, यही सवाल माजिद निज़ामी साहब के सामने रखना चाहूंगी। माजिद निज़ामी साहब, ऑपोजिशन का जो किरदार था, क्या इसकी कसूरवार हुकूमत है या ऑपोजिशन ही कोई मजबूत, वाज़े और ठोस हिकमत अमली बनाने में नाकाम रही है? जी बिल्कुल, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं भी यही समझता हूं कि गवर्नमेंट साइड के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। और हमने ये देखा कि 26वीं तरमीम में जिस तरह से वोट मैनेज किए गए और लोगों को जबर का, धमकियों का सामना करना पड़ा। फिर ये कहा गया कि ये मुसविदा आने वाला है, मुसविदा आ रहा है, पहुंच रहा है, रात 12 बजे तक इजलास चलाए गए। तो उससे वो जो शफाफियत का आंसर है वो गवर्नमेंट की साइड पर मौजूद नहीं था। यही मामला 27वीं आईनी तरमीम में हुआ है और इसके अंदर भी हमने ये देखा है कि उस तरह से डिफेक्शंस हुई हैं, लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया है और फिर उसको जस्टिफाई भी किया गया है। तो अगर इस तरह के प्रोसीजर के जरिए तरामीम की जाएंगी तो डेफिनेटली उसका फिर जो जिम्मेदार है वो अपोजिशन को नहीं बल्कि गवर्नमेंट को ही ठहराया जाएगा। और चूंकि गवर्नमेंट के पास बातचीत करने के लिए कुछ ऑफर करने के लिए मैंडेट बहुत ज्यादा होता है और उसी की बुनियाद पर वो सबको साथ लेके चलते हैं। ये बात दुरुस्त है कि अगर उनकी अक्सरियत है और 2/3 अक्सरियत जिस तरह से उन्होंने हासिल की है वो सब हमारे इल्म में है, इसके बावजूद भी ये मिसाल के तौर पर जितनी भी कानून साजी होती है, 18वीं तरमीम की मिसाल हमारे सामने है, वो 2/3 मेजॉरिटी से बिल्कुल की जा सकती थी, लेकिन उसको मुत्तफिका अलह क्यों बनाया गया? ताकि वो पायदार रहे, वो मुस्तहकम रहे, उसके ऊपर एक कंसेंसस हो। इसी तरह कई और कवानीन हैं कि जिनके ऊपर तमाम जमातों को साथ लेके चला गया। मैटर ये नहीं करता कि गवर्नमेंट के पास नंबर्स पूरे हैं या नहीं, मैटर ये करता है कि आप कंसेंसस क्रिएट करें और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। तो इसलिए इस सिचुएशन के अंदर तहरीक इंसाफ की खामियां अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट के सर पर। ठीक है खौकानी साहब, कल जुम्मे का दिन है, 21 नवंबर, मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। 27वीं आईनी तरमीम को कहते हैं कि हम मुस्तरद करते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखें, किसी भी तरमीम पर एहतजाज करना तो किसी भी सियासी जमात का हक है और वो अगर उसको गलत समझते हैं तो एहतजाज कर सकते हैं उस पर। लेकिन बहरहाल मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एहतजाज जो भी हो ज़ाहिर पुरअमन होना चाहिए, वो सियासी होना चाहिए, उसमें कोई वायलेंस का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये तो वो बुनियादी बातें जो हम सब समझते हैं कि हर अपोजिशन को अगर जो भी अपोजिशन जमात हो एहतजाज करे। 27वीं आईनी तरमीम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिबेटेबल हैं, जिन पे बात हो सकती है, जिस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन अगर ज्यादा बेहतर होता है कि अगर वो इसमें जब ये अमेंडमेंट आ रही थी तो उस वक्त उसके प्रोसेस में शामिल होके कुछ फ्लोर पे ये सब कुछ करते जो आप करने जा रहे हैं, ऐसा कहेंगे? जी, ये ज्यादा बेहतर होता है। शायद उस वक्त भी कोशिश कामयाब ना होती मे भी, लेकिन उनको बस हम कोशिश करनी चाहिए थी। और उनके पास एक और सियासी तरीका था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती थी। तो वो पीपल्स पार्टी के साथ देखते हैं कि इंसाफ में एक चीज की कमी रही है कि उन्होंने अपने अलायंस बनाने में या दूसरे लोगों को या जो जमातें उनके साथ नहीं है, किसी खास मौके पे, किसी खास एजेंडे पे उनके साथ बात करने में हमेशा उन्होंने एक तसाहल का, सुस्ती का मुजाहरा किया है। अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 27वीं तरमीम के
कुछ हिस्सों को अगर वो खत्म कराने के लिए कोशिश करते तो सही। मे भी शायद कुछ चीजें और बेहतर हो जाती। ठीक है। तो ये बहरहाल उन्होंने एक पॉइंट तो उन्होंने मिस किया। अब देखिए उनको बहरहाल एहतजाज करने से आप हुँ, किसी को रोक तो नहीं सकते। हुँ। उसका हक हासिल है कि उसको पुरअमन रहना चाहिए और पॉलिटिकल रहना चाहिए। ठीक है मंसूर साहब, कल के एहतजाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? और इस तरह से आप भी बात कर रहे थे कि हुकूमत का अपर हैंड है, ऑपोजिशन बड़ी मजबूरी में है, इस वक्त बड़ी परेशानी में है। तो हमने ये भी देखा कि हुकूमत की तरफ से बारहा मुज़ाकरात की बात की गई, स्पीकर साहब की तरफ से भी कहा गया कि बैठ के बात करते हैं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन ऑपोजिशन टू बी स्पेसिफिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अभी हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत कुछ पॉइंट्स पे मान जाती है तो मैं बानी से बात करता हूं, लेकिन जवाब हमें पता है बानी की तरफ से जो भी आना है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो फिर कसूर किसका हुआ? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो ना वो महमूद खान अचकज़ई कर सकते हैं, ना गौहर खान कर सकते हैं, ना सलमान अकरम राजा कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। मुज़ाकरात करने हैं तो आपको इमरान खान को एंगेज करना पड़ेगा। जिस तरह जब नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे तो हर चीज़ उनसे पूछी जाती थी और वो हर चीज़ का गो हेड दिया करते थे और फिर वहीं से रास्ता निकलता था। तो आपको बात तो इमरान खान से करनी होगी। और जहाँ तक ये बात है कि ज़िम्मेदारी जो है हम अपील करते हैं मुज़ाकरात की और आप मुज़ाकरात नहीं करते, तो सिर्फ बातें ही बातें तो हैं। आप एक तरफ, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, आप एक तरफ कहते हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए आए, दूसरी तरफ आप उसके सीएम को मिलने नहीं देते उसकी क़यादत के साथ। आप कहते हैं मुज़ाकरात के लिए आए, पता चलता है मज़ीद मुकदमे आपने कर दिए। आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, आप वो इमरान खान की बहनों को घसीटना शुरू कर देते हैं। फिर आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर आप दोनों तरफ की तलखियां तो देखें ना, उन तलखियों को कम होना होता है। अगर मुज़ाकरात में आप संजीदा हैं तो फिर आपको कुछ सीबीएम्स करने अच्छा होते हैं। मंजूर, सुहेल आफरीदी कॉन्फिडेंस साहब को बिल्डिंग जो मेजर्स करने होते हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान पर नोटिस मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनकी मुश्किलात कम थी ही कब, और मुश्किलात बढ़ेंगी उनके लिए। और उनको भी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, उनको पहली मर्तबा ये ओहदा मिला है, उनको इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात, अब वो सीट पर आए तो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे इसके तकाजे भी क्या होती हैं। लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं, इस तरह की बातें तो हमारे जलसों में आम होती हैं। क्या माजी में ऐसी बातें नहीं हुई हैं? पीपल्स पार्टी के फ्लोर से नहीं हुई हैं? क्या पीएमएल के फ्लोर से नहीं हुई? क्या एमकेएम अजीत तरह की बातें नहीं करती रही है? तो ये बातें होती रही हैं। अब अगर किसी बात पर आप उसे काबिल गिरफ्त बना लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी वो रवादारी या वो लचक मौजूद नहीं है जो होनी चाहिए बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए। तो बातचीत का माहौल ये सिर्फ बातों तक है। अमली तौर पर अगर आप देखें तो ना हुकूमत संजीदा है और ना तहरीक इंसाफ संजीदा है। अगर बात करनी है तो फिर क़यादत जो है शहबाज शरीफ साहब एंगेज करें, इमरान खान को एंगेज करें और बातचीत कर लें। ठीक है माजिद साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब को अपना कोई एक स्पोक्स पर्सन स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि ये मेरी तरफ से बातचीत के लिए तैयार है? लेकिन बात तो ये ना कि अगर उनकी रजामंदी शामिल हो तो हुकूमत आगे बात करे। आप इसमें क्या सिचुएशन देखते हैं? क्या आपको हुकूमत संजीदा नजर आती है? क्योंकि बार बार हमने देखा है कि मुज़ाकरात की बात तो की जाती है दूसरी तरफ से कि हम तो बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। क्या संजीदगी नजर आती है आपको इसमें? मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है वो इस मामले में बेबस है। और चूंकि तलखियां इतनी बढ़ चुकी हैं तो मुझे इसके अंदर कोई पॉसिबल वे आउट इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि जब गवर्नमेंट ने भी एक हाई पावर मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी लेकिन वो इस हद तक बाइख्तियार नहीं थी कि वो इमरान खान से तहरीक इंसाफ के वफद की मुलाकात को अरेंज कर सके। तो मसाइल दोनों तरफ ही मौजूद हैं। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर किसी तरह से कोई बेहतरी आएगी, या अगर इमरान खान किसी को मुज़ाकरात के लिए नॉमिनेट कर दें तो वहां से कुछ सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि सबसे पहले ये जो एक पॉलिटिकल हीट है इसको कम करना होगा, और उसको कम करने के लिए फ्रैंकली कोई भी तैयार नहीं है। हुकूमत को फिक्र इसलिए नहीं है कि उन्हें हाउस के अंदर 2/3 मेजॉरिटी मिल चुकी है और अब वो अपने तमाम कवानीन साजी करने में कंफर्टेबल है। दूसरा उनका मामला ये है कि उन्हें कोई तहरीक इंसाफ की जानिब से ग्राउंड लेवल के ऊपर किसी एहतजाजी तहरीक का खतरा भी नहीं है। सही। और तहरीक इंसाफ की जानिब से इशू ये है कि वो इस सिचुएशन में अगर मुफाहमत की तरफ जाते भी हैं तो उन्हें कुछ हासिल होता नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए इमरान खान दिन ब दिन जारहाना पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि ऑपोजिशन में उन्हें ये सूट करेगा, क्योंकि अभी तो इलेक्शन 2024 में हुआ है, 2 साल होने को हैं, लेकिन अभी 3 साल की असेंबली मौजूद है। तो इस सिचुएशन में तो अपोजिशन की जानिब से एक एंगेजमेंट की एक्टिविटी ही जारी रहेगी।
उनकी जानिब से 3 साल तक जो है वो इस चीज को चलाना पड़ेगा। हाँ जी ना साहब, कहीं आखिर कोई में मैं एक्टिविटी आपसे करनी सिर्फ ये पड़ेगी। सवाल पूछना चाहूंगी कि एक तरफ हम देखते हैं कि मज़ाहमत की बात होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी में कोई ना कोई धड़ा या कोई ना कोई शख्सियत मफाहमत की बात करती है। अभी जो महमूद खान अचकज़ई ने मिसाकी आइन और जमहूरियत पर दस्तखत करने की ऑफर कर दी है, सर क्या कन्विक्शन है फिर इस बात में? देखिए, ये बात प्रैक्टिकल चीजों के साथ जब कनेक्ट होगी तो तभी इसका कोई रिजल्ट आएगा। जिस तरह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर तो ये दावे हैं और उसके जवाब में वहां से सिर्फ स्पीच की बजाय अमली कदम होगा, मिसाल के तौर पे मुलाकातें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, इस तरह के मामलात होंगे, तो उससे पता चलेगा कि दोनों तरफ से संजीदगी है। अगर ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकल चीजों से इसको कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर ये सिर्फ बातें होंगी। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कराची की बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे MKM और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने है और बात हो रही है 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, MKM और पीपल्स पार्टी की बात करेंगे जो कि एक दूसरे के आमने सामने हमें नज़र आ रही हैं और कराची की बात हो रही है। तो सबसे पहले मसूद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन्होंने बाकायदा तौर पर कराची के मसाइल पर अदालत से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दरीना मसाइल हैं कराची के, सिंध की अगर हम बात करें, असल इसका ज़िम्मेदार कौन है और पहली दफ़ा अदालत से रुजू करने का फ़ैसला किया MKM ने, क्या वजह हो सकती है? पहली मरतबा फैसला नहीं किया अदालत से रुजू करने का। अदालत में इससे पहले भी कई मरतबा MKM फरीक बन चुकी है कराची के मसाइल को लेकर, और कराची बेअमनी केस जो था बराह रास्त जस्टिस गुलजार पहली साहब बार के जमाने में हुआ है। इससे पहले भी नहीं, इससे पहले भी अच्छा। MKM कई मरतबा अदालतों में जा चुकी है, और ये सही। क्योंकि MKM के पास नंबर्स होते नहीं है इतने कि वो कोई आईनी तरमीम करवा सके। लेकिन इस दफा क्योंकि पंजाब हुकूमत ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और मुत्तफिका रेजोल्यूशन पास किया है कि बल्दियाती निज़ाम को आइन में जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसी तरह भी आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा हुआ, वहाँ जो उसके नुकात फाइनल हुए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी, उसमें भी ये नुक्ता शामिल था कि बल्दियाती निज़ाम को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं, आर्मी चीफ साहब यहाँ तशरीफ लाए, फील्ड मार्शल साहब, तो उन्होंने जब बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की तो उन्होंने भी कहा कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये रियलाइजेशन पूरे मुल्क में अब मौजूद है कि जो मौजूदा निजाम है वो नहीं चल पा रहा। आज भी IMF की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि अशराफिया जो है वो करप्शन कर रही है, अदलिया में करप्शन है, ठेकों में करप्शन है। 15 नुकात उसने भी दे दिए कि जी ये करप्शन जो है पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनी हुई है। ग्रास रूट लेवल तक जो है वो डिलीवरेंस नहीं है, गवर्नेंस मौजूद नहीं है। तो इसको ठीक करने का तरीका यही है कि जो बल्दियाती निजाम है उसको मजबूत किया जाए, अवामी नुमाइंदे बल्दियाती निजाम से आए, ना कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे जिनका काम कानून साजी है वो गली मोहल्ले नाली और पानी की सियासत ना करें। तो ये रियलाइजेशन पूरे मुल्क में मौजूद है। तो मसूद साहब, पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट क्यों है? जी, उसको सूट नहीं करता पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जितने भी सिंध में वडेरे, अगर किसी एक इलाके में एक दो तीन वडेरे हैं तो उन्होंने तीनों वडेरों को साथ मिलाया हुआ है कि जी किसी को हम अकोमोडेट वफाक में कर देंगे, किसी को सिंध में कर देंगे, किसी को किसी और तरह से अकोमोडेट कर देंगे, और इस तरह से पीपल्स पार्टी अपने निजाम को चलाती है। तो अगर फिर आप इस सूबे की अगर कंपोजिशन भी देखें ना, तो ये तकरीबन कोई 6 करोड़ की आबादी का सूबा है। इसमें कराची की आबादी अगर 3-3.5 करोड़ है और बाकी सिंध की आबादी इतनी ही है, तो इसका मतलब यह है कि अगर फेयर यहाँ पर सेंसिस हो जाए तो भी पीपल्स पार्टी के लिए अकेले अपना चीफ मिनिस्टर लाना मुश्किल हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसको मैनेज किया हुआ है, और ये पीपल्स पार्टी हमेशा विफाक में जो हुकूमतें होती हैं उनकी जरूरत बनी रहती है, क्योंकि उसको अच्छी खासी सीट्स मिल जाती हैं इस निजाम के मुताबिक। तो इस निजाम को तब्दील करना इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत हो, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, सबके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा। 2000 अरब रुपए अब तक कोई पीपल्स पार्टी ने जो है डेवलपमेंट पे खर्च किए, लेकिन अगर आप कराची को देखें तो कराची को कोई 400 अरब भी नहीं मिले हैं इस 17 सालों के अंदर। तो खुद इनका मेयर भी मौजूद है। मेयर जिस तरह से आया है वो भी बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था पूरे पाकिस्तान का। तो ये सारा जो निजाम है कि ये ना तो
ट्रूली जमहूरी निजाम है यहाँ पर। सही। फिर एमकेएम की अगर आप बात करें तो एमकेएम भी कोई अपनी सीटें लेकर नहीं आई है। एमकेएम की हालत तो ये थी कि जो गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाब था जिसमें तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जीती थी और उनका मेयर आना था, उसमें एमकेएम को बाइकआउट करना पड़ा था कि वो हार ना जाएं। और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन हुआ तो उन्होंने यहाँ से जो है 22 नशिस्तें ले ली ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के लिए। तो ये उनके पास भी कोई मैंडेट मौजूद नहीं है। तो कराची का जो मैंडेट है ना, वो तो ना तो उसका क्लेम पीपल्स पार्टी इस वक्त कर सकती है और ना ही एमकेएम कर सकती है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक ख्वाहिश है मुल्क के अंदर कि किसी तरह से निजाम बेहतर हो, क्योंकि निजाम लेकिन निजाम बेहतर होता नजर नहीं आ रहा। खौकानी साहब, बल्दियाती निजाम का नफाज बहुत ज्यादा अगर जरूरी है तो फिर ये नाफिज क्यों नहीं हो जाता, इसका नफाज क्यों नहीं हो रहा? और अगर हम पीपल्स पार्टी और एमकेएम की बात करें, एमकेएम का जो मुतालबा है, क्या वाकई ये अवामी मुतालबा है, अवाम के लिए सोच के किया जा रहा है उनकी तरफ से? देखें, बल्दियाती निज़ाम को, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को हमारे यहाँ मौसर ना बनाने में सबसे बड़ा कसूर तो हमारे सियासतदानों का है। हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं, मतलब आप देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात ही ले लें, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जो इख्तियारात मिले हैं, खासतौर पर जो फंड ज्यादा है, एनएफसी में इनका जो बड़ा हिस्सा बना है मरकज से ज्यादा, उसको अगर वापस लेने की अगर बात की जाए या उसमें कोई तब्दीली की बात की जाए तो ये मरने मारने पे आ जाते हैं, जिंदगी मौत का मसला बना देती है और सिंध की इतना बड़ा इशू बना देंगे इसकी हद नहीं। लेकिन अगर यही फंड अगर इनको नीचे मुंतकिल करने पड़े, सूबे में मुख्तलिफ अजला और डिस्ट्रिक्ट और उन जगहों को देने पड़े या बल्दियाती अदारों को फंड देने पड़े, तो वहां पे बिल्कुल भी इनका दिल नहीं करता। तो ये इख्तियारात को, फंड्स को, वसाइल को ग्रास रूट लेवल तक जाना, जमहूरियत की ये बात करते हैं, जमहूरियत की बुनियादी शर्तों में से एक होती है कि ग्रास रूट लेवल पे, निचली सतह पे लोगों को मसाइल भी हल हो, लोगों को उनको रिलीफ मिले और उनके नुमाइंदे उनकी काम कर सके। तो बल्दियाती इदारे इंतखाबात ना होना, बल्दियाती इंतखाबात में डिले हो जाना, अदारों को आगे मुअत्तल कर देना, ये सारा काम हमने देखा है हर जगह से। पंजाब में पीएमएलएन भी यही करती रही है। इवन केपी में तहरीक इंसाफ ने भी ऐसा नहीं किया कि बल्दियाती इदारों का जनाब सिस्टम को बहुत ही वहां पे रोल मॉडल बना दिया और उनको पहले उन्होंने था कि भाई जब पिछली बार से कुछ फंड जरूर दिए, लेकिन वो भी अब इस मामले में नहीं, इस मामले में उनका भी एक खासा यानी अफसोसनाक सा रवैया है और पीपल्स पार्टी का सिंध में खास तौर पे। तो ये मुतालबा तो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल दुरुस्त है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत होना चाहिए, इख्तियारात को नीचे तकसीम होना चाहिए और फंड नीचे जाने चाहिए। यूसी लेवल पे लोगों के काम होने चाहिए जो कि नहीं हो पाते अगर आपके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत ना हो। लेकिन उसकी ना करने में अब हमने देखा है यहाँ पे जो मार्शल आते हैं, जो फौजी डिक्टेटर होते हैं, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी और मुशर्रफ साहब के दौर में भी, वो बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं, बहुत बाकायदगी से कराते हैं। और इवन जनरल ब्रेद मुशर्रफ के दौर में जो लोकल गवर्नमेंट इख्तियारात दिए गए थे, दिलीप नाजिम का कोई खासा ताकतवर ओहदा दिया गया था, जिसको बाद में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई उन्होंने आते ही सबसे पहले खत्म किया और बिल्कुल बरनाम बना दिया इख्तियारात को। तो ये एक अलमिया है कि हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें जमहूरियत का नाम लेती हैं, एक दावे करती हैं, लेकिन वो जमहूरियत की रूह पर अमल पैरा नहीं होती। और कराची के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वो तो बहुत ही अफसोसनाक है, वो वाकई बड़ी अफसोसनाक है। माजिद निज़ामी साहब, कराची के जो दरीना मसाइल हैं ये हल होने का नाम नहीं ले रहे, आखिर असल जिम्मेदार इनका कौन है? जी बिल्कुल, इसमें जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी के कंधों पर ही आती है। उसकी वजह ये कि जिस तरह से उन्होंने अंदरूनी सिंध और शहरी सिंध के अंदर प्लानिंग करके ऑपोजिशन को बिल्कुल मार्जिनलाइज किया है और उनको बिल्कुल एक मिनिमम लेवल के ऊपर ले गए हैं, और कराची के अंदर भी उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है। लेकिन जिस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए था या उसको एक रोल मॉडल के तौर पर सामने लेकर दुनिया को दिखाना चाहिए था या दूसरे सूबों को बताना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी जिस तरह से कहती थी कि जी कराची में हमारी जो स्ट्रांग होल्ड है वो मौजूद नहीं है, लेकिन जब उनके पास अब मेयरशिप की सीट आ चुकी है तो उसके बाद भी जो उनकी गवर्नेंस है या उनकी जो डिलीवरेंस का मायार है वो नहीं है जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो इसलिए ज्यादा मायूसी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि जब पीपल्स पार्टी ने कराची टेक ओवर किया है तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो नेमतुल्लाह खान या मुस्तफा कमाल जैसा कोई मॉडल इंट्रोड्यूस करवाते और उसके अंदर बताते कि हमारी ये इतनी परफॉर्मेंस है। लेकिन उसको उन्होंने एक मोनोपोली के तौर पे मेरा ख्याल है कि ज्यादा डील करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये समझ लिया कि अब हमने कराची को भी फतह कर लिया है तो अब यहाँ पे हमें कोई काम करने की खास जरूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसको एक रोल मॉडल की सेंस में लेना चाहिए था, मोनोपोली के तौर पे उसको डील नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे बिल्कुल
पीपल्स पार्टी की जो है वो एक खामी है, जिसका मेरा ख्याल है उन्हें जवाब देना चाहिए। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, आपका पॉइंट आ गया। आमिर खाकवानी साहब, मसूद रज़ा साहब, माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज के टॉपिक्स उन पर डिस्कशन आपने जानी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।